नमस्कार दोस्तों। पढ़ाई विद गुरु चेला चैनल पे एक बार फिर से सबका तहे दिल से स्वागत है। मैंने देखा है कमेंट्स में काफी लोग पूछ रहे थे कि गुरुजी एरिस्टोटल वापस कब आ रहे हैं। तो दोस्तों, इंतजार खत्म होता है। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज और ये है इस सीरीज का एपिसोड नंबर 7। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो 1 मिनट रुक जाएं। ये जो सीरीज है जीरो से हीरो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसमें हम बिल्कुल शुरुआत से एकदम बेसिक लेवल से पॉलिटिकल साइंस के वेस्टर्न थिंकर्स को पढ़ रहे हैं। सोक्रेटिस से शुरू करके प्लेटो और अब एरिस्टोटल। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से एपिसोड 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एपिसोड प्रीवियस वाले पे बिल्ड होता है। आज हम पढ़ेंगे उसका बेस पिछले एपिसोड में ऑलरेडी कवर हो चुका है। दैट्स वाई आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप लोग पिछले एपिसोड्स को जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं हैं तो ये वीडियो देखते देखते एक काम कर दीजिए, नीचे रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी नया एपिसोड आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ट्रस्ट मी, ये सीरीज यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, नेट, जेआरएफ और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी हेल्पफुल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले एपिसोड में यानी कि एपिसोड 6 में क्या पढ़ा था, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। हमने शुरू किया था एरिस्टोटल की लाइफ एंड वर्क से, उसकी बायोग्राफी और उसका वो वास्ट साइंटिफिक कॉर्पस जिसमें उसने बायोलॉजी, लॉजिक, इथिक्स और पॉलिटिक्स सब कुछ लिखा था। फिर हमने देखा था एरिस्टोटल्स फॉर्म एंड कॉजेस का कॉन्सेप्ट, कैसे उसने अपने गुरु प्लेटो के टू वर्ल्ड्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। प्लेटो कहता था फॉर्म्स एक अलग सेपरेट वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, बट एरिस्टोटल का कहना था फॉर्म और मैटर इस दुनिया में, इस संसार में, इस वर्ल्ड में एक साथ एक ही चीज में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद हमने हैप्पीनेस और द गोल्डन मीन डिस्कस किया था, यूडेमोनिया यानी द गुड लाइफ, और एरिस्टोटल की डॉक्ट्राइन ऑफ द गोल्डन मीन जिसमें हर वर्च्यू दो एक्सट्रीम्स के बीच का बैलेंस होता है। देन इसके बाद हमने डिस्कस किया था, चर्चा की थी हाउस होल्ड पर, एरिस्टोटल का व्यू स्लेवरी, विमेन, फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, जो स्टेट से पहले नेचुरल इंस्टीट्यूशन माना जाता था इसको अकॉर्डिंग। और लास्ट में आई थिंक हमने देखा था पॉलिटिक्स एंड द स्टेट, जहां पर हमने मास्टर साइंस का कॉन्सेप्ट, हायरकी ऑफ एंड्स, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल वाला आइडिया, और साथ ही एक एरिस्टोटल वर्सेस प्लेटो मास्टर कंपैरिजन टेबल, जिसमें हमने दोनों थिंकर्स के सिटीजनशिप और दूसरे कॉन्सेप्ट्स पे व्यूज कंपेयर किए थे। हमने ये भी देखा था कि एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अप्लाई करके ये सोचना शुरू किया कि आइडियल स्टेट में रूल किसका होना चाहिए और किसके इंटरेस्ट में होना चाहिए। उसने कहा कि नोबिलिटी, मेरिट या एक्सीलेंस यानी मॉरल गुडनेस या वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब होता है नैतिक गुण या कह सकते हैं चरित्र की आत्मा, यही पॉलिटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूट करने का सही आधार यानी कि बेसिस होना चाहिए। और हम यहीं से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एरिस्टोटल ने कॉन्स्टिट्यूशंस को कैसे क्लासिफाई किया, कौन सी बेस्ट है, कौन सी प्रैक्टिसेबल है, गवर्नमेंट्स कैसे चेंज होती हैं साइकिल में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या कहती है। तो ये एपिसोड थोड़ा लंबा है, कंटेंट हैवी है,
इसलिए प्लीज ध्यान से नोटबुक लेके बैठ जाइए और अच्छी तरह कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करिए। और दोस्तों, अगर हम आज का रोड मैप के बारे में बात करें तो आज हम टोटल 6 मेजर टॉपिक्स कवर करेंगे इस एपिसोड में। नंबर 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी एरिस्टोटल ने कितने टाइप्स के गवर्नमेंट्स बताए, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। नंबर 2 होगा पॉलिटी और मिडिल क्लास थ्योरी, जो एरिस्टोटल की सबसे प्रैक्टिकल और सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। नंबर 3 है परवर्टेड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी टिरनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी के डिफरेंट टाइप्स। नंबर 4 है साइकिल ऑफ चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स, कि एक गवर्नमेंट दूसरी में कैसे बदलती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नंबर 5 है एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस, जहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव, रेट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव जस्टिस के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और नंबर 6 है रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम देखेंगे कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, बेसिक क्राइटेरिया। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं कि एरिस्टोटल सिर्फ एक आर्म चेयर फिलोसोफर नहीं था जो बस बैठ के इमेजिनेशन से थ्योरीज बना दे। उसने अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट सिटी स्टेट्स में भेजा और उसने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस की केस हिस्ट्रीज कलेक्ट कराई। ये मेथड एक्चुअल में कहलाता है इंपिरिकल मेथड। इंपिरिकल का मतलब होता है अनुभव आधारित, यानी जो सेंस एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हो, ना कि सिर्फ स्पेक्यूलेशन या कल्पना पे। तो एरिस्टोटल पहला पॉलिटिकल थिंकर था जिसने इंपेरिकल और स्पेक्यूलेटिव दोनों मोड्स ऑफ इंक्वायरी को कंबाइन किया। उसने सिर्फ ये नहीं कहा आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, बल्कि ये भी देखा कि रियल स्टेट्स एक्चुअली काम कैसे कर रहे हैं। तो अब इस इंपिरिकल स्टडी के बेस पे एरिस्टोटल ने कॉन्स्टिट्यूशंस को क्लासिफाई करने के लिए 2 क्राइटेरिया यानी कि मापदंड दिए। पहला क्राइटेरियन आप लोग देख सकते हैं, वो है रूल किसका है, यानी एक व्यक्ति रूल कर रहा है या कुछ लोग या बहुत लोग रूल कर रहे हैं। और दूसरा क्राइटेरियन था रूल किसके इंटरेस्ट में है, यानी रूल होल कम्युनिटी के कॉमन गुड के लिए हो रहा है या सिर्फ रूलर अपने खुद के फायदे, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहा है। जब रूल होल कम्युनिटी के इंटरेस्ट में हो, एरिस्टोटल उसको बोलता है ट्रू या नॉर्मल फॉर्म, मतलब सही, जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और जब रूल सिर्फ रूलर के सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि खुद के फायदे में हो, तो उसको बोलता है परवर्टेड, यानी डेविएंट फॉर्म, मतलब बिगड़ा हुआ, एकदम भ्रष्ट, एकदम करप्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इन दोनों क्राइटेरिया को कंबाइन करके एरिस्टोटल ने टोटल 6 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बनाए। चलिए टेबल देखते हैं और डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से 6 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट थी जो एरिस्टोटल ने एक तरीके से हमें बताई। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किंगशिप, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, टिरनी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी। देखिए, जब एक व्यक्ति रूल करे कम्युनिटी के इंटरेस्ट में तो उसका नाम है मोनार्की या किंगशिप। और जब कुछ लोग रूल करें कम्युनिटी के इंटरेस्ट में तो उसका नाम है एरिस्टोक्रेसी। और जब काफी सारे लोग रूल करें कम्युनिटी के इंटरेस्ट में तो उसका नाम है पॉलिटी। और दूसरी तरफ परवर्टेड फॉर्म्स, जब एक व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के लिए रूल करे तो उसका नाम है टिरनी। और जब कुछ लोग अपने फायदे के लिए रूल करें तो उसका नाम है ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है थोड़े लोगों का शासन, जिसमें पावर सिर्फ चुनी हुई छोटी क्लास के हाथ में हो। और वहीं जब काफी सारे लोग यानी मेजोरिटी अपने ही स्वार्थ यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए रूल करे तो उसका नाम है डेमोक्रेसी।
तो दोस्तों, यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। प्लेटो ने अपनी क्लासिफिकेशन लॉ अबाइडिंगनेस के बेस पे की थी, मतलब गवर्नमेंट लॉ फॉलो कर रही है या नहीं। लेकिन एरिस्टोटल ने क्राइटेरियन बदल दिया। उसने जनरल वेलफेयर और नंबर ऑफ रूलर्स को बेस बनाया। इसका मतलब एरिस्टोटल प्लेटो से आगे बढ़ के एक ज्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक क्लासिफिकेशन लेके आया। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग दो तरह के पावर क्लेम्स होते हैं। एक प्रॉपर्टी के राइट्स पे बेस्ड और दूसरा ग्रेटर नंबर के वेलफेयर पे बेस्ड। और इसी को बैलेंस करना पॉलिटिकल फिलॉसफी का एकदम असली काम है। तो दोस्तों, आइए अब इन डेप्थ हम देखते हैं आइडियल फॉर्म्स को, जिसमें मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी शामिल है। तो अब इन 6 टाइप्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शुरू करते हैं ट्रू फॉर्म से, और वो सबसे पहली है मोनार्की या किंगशिप। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो सच में बहुत वाइज और वर्चुअस यानी कि गुणवान हो, तो मोनार्की सबसे बेस्ट फॉर्म हो सकती है। उसने यहां तक कहा कि ऐसा राजा गुड अमंग ह्यूमंस जैसा होता है, यानी इंसानों के बीच में एक देवता समान। ऐसे इंसान को लॉज फॉलो करने के लिए मजबूर करना, उसको रेस्ट्रिक्ट करना गलत होगा, क्योंकि उसके पास खुद इतनी विजडम है कि वो खुद ही सही कानून बना सकता है। लेकिन यहाँ एरिस्टोटल एक इंटरेस्टिंग डायलेमा में फंसा है। उसने हमेशा इक्वलिटी बिटवीन सिटीजन्स पे बहुत जोर दिया था। तो अगर एक आदमी को एब्सोल्यूट पावर दे दी जाए, चाहे वो कितना भी वर्चुअस क्यों ना हो, तो क्या ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी के अगेंस्ट नहीं हो जाएगा? इसलिए एरिस्टोटल खुद कंफ्यूज्ड था कि क्या किसी एक इंसान को एब्सोल्यूट राइट टू रूल दिया जाना चाहिए या नहीं। उसने सजेस्ट किया कि बेस्ट यही है कि मोनार्की को लॉज के अंदर रखना चाहिए, यानी किंग भी एक लॉ गार्जियन हो, डिक्टेटर बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर एरिस्टोटल ने किंगशिप के 5 टाइप्स बताए थे। पहला है स्पार्टन मॉडल, यानी जहां किंग्स सिर्फ मिलिट्री और रिलीजियस मैटर्स तक लिमिटेड थे। और दूसरा है मिक्सचर ऑफ किंगशिप एंड टिरेनी, जो बारबेरियंस के बीच मिलता था। और तीसरा था डिक्टेटरशिप, जो अर्ली ग्रीक हिस्ट्री में थी। और चौथा हेरिडेटरी किंगशिप, जो हीरोइक एज से रिलेटेड थी, लॉ के थ्रू रूल करती थी। और पांचवा और आखिरी था एब्सोल्यूट किंगशिप, यानी जहां एक व्यक्ति सब कुछ कंट्रोल करे। तो अब बढ़ते हैं एरिस्टोक्रेसी पर। मोनार्की के आगे डेवलपमेंट होती है एरिस्टोक्रेसी की, मतलब कुछ लोगों का रूल जो वर्चुअस और मेरिटोरियस यानी कि योग्य होते हैं। एरिस्टोटल ने एरिस्टोक्रेसी के 3 टाइप्स बताए, जहां पर कार्थेज वाली टाइप जो वर्च्यू को वेल्थ और नंबर के साथ जोड़ती थी, स्पार्टा वाली टाइप जो वर्च्यू को डेमोक्रेटिक फ्रीडम के साथ जोड़ती थी, और तीसरी टाइप जो वेल्थ को फ्रीडम के साथ जोड़ती थी, जो ज्यादा ओलिगार्किक थी। तीसरी टाइप को ही पॉलिटी बोला गया, एक मिक्स्ड रूल जहां मैनी और प्रॉपर्टीड दोनों के क्लेम्स लॉ के थ्रू कंट्रोल में रहते हैं। और तीसरी और आखिरी जो आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो है पॉलिटी। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है पॉलिटी। दोस्तों, ध्यान रखना, पॉलिटी का जनरल मीनिंग पॉलिटिकल सिस्टम होता है, लेकिन एरिस्टोटल के टेक्निकल सेंस में पॉलिटी एक साइंटिफिक या फिर कह सकते हैं एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। काफी लोगों का रूल जो कॉमन गुण के लिए होता है, और उसमें इक्विटी यानी कि समानता और सिटीजन्स के बीच प्रपोर्शनल फेयरनेस होता है। तो दोस्तों, अब आते हैं मिडिल क्लास थ्योरी पर। तो ये जो पार्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा।
क्योंकि यही एरिस्टोटल की सबसे प्रैक्टिकल और सबसे मॉडर्न लगने वाली कॉन्सेप्ट है। तो एरिस्टोटल ने देखा कि हर सोसाइटी में तीन तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहला है बहुत ज़्यादा अमीर, ठीक है। दूसरे हैं बहुत ज़्यादा गरीब और तीसरे हैं बिल्कुल बीच वाले यानी कि मिडिल क्लास। एरिस्टोटल का ऑब्जर्वेशन था कि रिच लोग अपने आप को बहुत प्रिविलेज्ड मानते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन एक्सेप्ट करने के लिए अनविलिंग होते हैं। मतलब वो कमांड करना सीखते हैं लेकिन ऑबे करना नहीं सीखते। वहीं जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, वो अपनी डेप्रिविएशन यानी कि कमी की वजह से स्पिरिट और एंथुसिज्म खो देते हैं। उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, दैट्स वाई वो भी प्रॉपरली रूल नहीं कर सकते हैं, ना ही प्रॉपरली ऑबे कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ गुलामी जैसी आदत होती है अथॉरिटी के अगेंस्ट। लेकिन एक और आती है, वो है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में होता है। वो ना बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं और ना बहुत ज़्यादा अमीर। दैट्स वाई एरिस्टोटल का कहना था कि मिडिल क्लास ही सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाता है। उसने यूरिपिड्स के कोट का रेफरेंस दिया था। मिडिल क्लास स्टेट्स को सेव्स स्टेट्स बोला गया, मतलब बचाने वाली स्टेट्स। जितना बड़ा मिडिल क्लास होगा सोसाइटी में, उतनी ही शांति और स्टेबिलिटी होगी। तो आप लोग देख सकते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आइए समझते हैं। तो एरिस्टोटल ने देखा कि ओलिगार्की में अगर रिच लोग जज बनने से इनकार करें तो उनको फाइन लगता है, लेकिन पुअर लोगों को कोई पेमेंट नहीं मिलती थी उनके काम के लिए। और डेमोक्रेसी में इसका अपोजिट होता था, गरीब को पे मिलता था, रिच को फाइन नहीं लगता था। दोनों एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस थी। एरिस्टोटल का सॉल्यूशन था, बीच का रास्ता निकालो, पुअर को मॉडरेट पे दो और रिच को भी फाइन करो। ये बैलेंस ही पॉलिटी का इसेंस है। तो एरिस्टोटल ने दो फैक्टर्स बताए जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी हैं। पहला है क्वालिटी और दूसरा है क्वांटिटी। क्वालिटी का मतलब है एक्सक्लूसिव कैटेगरी, बर्थ, वेल्थ, प्रॉपर्टी, सोशल पोजीशन, एजुकेशन। और क्वांटिटी का मतलब है नंबर्स, कॉमन जनता का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का क्लेम। इलेक्शन, प्रॉपर्टी, क्वालिफिकेशन और मेरिट, इन तीनों को मिला के लॉटरी सिस्टम भी एरिस्टोटल बैलेंस लाना चाहता था पॉलिसी बनाने में। और पॉलिटी के थ्रू एरिस्टोटल दो पॉलिटिकल आइडियल्स अचीव करना चाहता था, इक्वलिटी और कंसेंसस। और उसने ये भी कहा कि पॉलिटी हमेशा प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा एंड्योरिंग यानी टिकने वाली, एकदम कह सकते हैं लास्टिंग है, क्योंकि एरिस्टोटल का बिलीफ था एनी स्टेट इज बेटर देन एनार्की। दैट्स वाई वो प्योर स्टेट से ज्यादा मिक्स्ड स्टेट को प्रीफर करता था। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग क्रिटिक भी याद रखिएगा। फिलोसोफर कार्ल पॉपर ने कहा था कि एरिस्टोटल का बेस्ट स्टेट एक कॉम्प्रोमाइज है तीन चीजों का: रोमांटिक प्लेटोनिक एरिस्टोक्रेसी, बैलेंस्ड फेड्यूलिज्म और कुछ डेमोक्रेटिक आइडियाज। लेकिन फेड्यूलिज्म का ही ज्यादा वेटेज है, और उसकी वजह ये थी कि एरिस्टोटल ने स्लेव्स और प्रोड्यूसर्स यानी कि वर्किंग क्लास को सिटीजन बॉडी से एक्सक्लूड किया था, मतलब उनको फुल सिटीजनशिप राइट नहीं दिए, ठीक है। और हालांकि पार्टिसिपेशन का राइट सब सिटीजन को दिया। एरिस्टोटल का मानना था वर्किंग क्लास रूल नहीं कर सकती, और रूलिंग क्लास को काम से कम, कह सकते हैं रूलिंग क्लास को काम या पैसा कमाना नहीं चाहिए। वो लैंड रख सकते हैं पर उसमें खुद काम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है जो आप लोगों को याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे परवर्टेड फॉर्म्स पर, जहां पर ट्रिनी और कह सकते हैं ओलिगार्की और डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं परवर्टेड यानी बिगड़ी हुई फॉर्म्स के बारे में और जानते हैं क्या थी टिरेनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले बात करते हैं टिरेनी के बारे में।
तो टिरेनी को एरिस्टोटल ने डिफाइन किया है आर्बिट्रेरी पावर ऑफ एन इंडिविजुअल जो किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो सबको एक समान ट्रीट करता है, चाहे वो इक्वल हो या बेटर, और अपने फायदे के लिए रूल करता है अगेंस्ट सब्जेक्ट्स की विल के। तो टिरेनी मोनार्की का एग्जैक्ट अपोजिट यानी कि परफेक्ट काउंटर पार्ट है। टिरेनी सबसे बुरी यानी कि कह सकते हैं सबसे वर्स्ट परवर्टेड फॉर्म है, सबसे नीचे की डिग्री की। ठीक है। एरिस्टोटल का एक बहुत ही कोटेबल लाइन है, किंग्स रूल ओवर विलिंग सब्जेक्ट्स बट टायरेनेट्स ओवर अनविलिंग सब्जेक्ट्स। द किंग परस्यूज ऑनर, द टायरेनेट प्लेजर्स। मतलब राजा अपने सब्जेक्ट्स की विलिंग कंसेंट से रूल करता है और ऑनर के लिए काम करता है, जबकि टायरेनेट फोर्स से रूल करता है सिर्फ अपने प्लेजर के लिए। अब आते हैं ओलिगार्की पर। टिरेनी डीजनरेट होकर ओलिगार्की में बदल जाती है, जहां सिर्फ रिच लोगों का इंटरेस्ट होता है। एरिस्टोटल ने ओलिगार्की के 4 मेन टाइप्स बताए हैं। पहला है मॉडरेट ओलिगार्की, जो पॉलिटी के करीब होती है, रूलर्स लॉ फॉलो करते हैं और कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी बेस्ड एक्सेस होता है, पर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव नहीं। और दूसरा है थोड़ा ज्यादा एक्सक्लूसिव टाइप, सिर्फ रिच और फ्यू को ही बेनिफिट्स मिलते हैं। और तीसरा है और रेस्ट्रिक्टिव टाइप, हेरिडेटरी गवर्निंग एलाइट, जहां पर कह सकते हैं वंशुनागत शासक वर्गीय। और चौथा है सबसे एक्सट्रीम टाइप, जहां पर एक छोटी सी रिच कोटरी यानी कि कह सकते हैं अ टाइट नेट क्लोज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम इंटरेस्ट एंड रेयरली लेट आउटसाइडर्स ज्वाइन, जो बिना किसी लॉ के रूल करते हैं। तो अब आते हैं डेमोक्रेसी पर। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग परवर्टेड फॉर्म्स में डेमोक्रेसी सबसे लीस्ट बैड है, मतलब सबसे कम बुरी, क्योंकि उसका तर्क, उसका आर्गुमेंट था द मैनी व्हेन दे मीट टुगेदर may very likely be better than the few good if regarded not individually but collectively, just as a feast to which many contribute is better than a dinner provided out of a single pursuit. तो यहाँ पर इसका मतलब अगर हम देखें तो बहुत लोग मिलके एक डिसीजंस लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है बजाय चुनिंदा कुछ लोगों के। जैसे एक पॉटलक डिनर जिसमें सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल के बनाए डिनर से ज़्यादा अच्छा होता है। तो डेमोक्रेसी के भी 4 टाइप्स एरिस्टोटल ने दिए हैं, मॉडरेट से एक्सट्रीम तक। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशंस वाली मॉडरेट डेमोक्रेसी, जिसमें मेजॉरिटी एग्रीकल्चरल लोग ऑफिसेज के लिए अनमाइंडफुल होते हैं। और दूसरा बिना प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन के सबको होल्ड ऑफिस का राइट, सिर्फ जन्म से डिस्क्वालीफाई ना हो। और तीसरा सिटीजनशिप क्वालिफिकेशंस रिलैक्स करके एलियंस और इमेनिसिपेटेड स्लेव्स के बच्चों को भी इंक्लूड कर लेना। और चौथा और आखिरी एक्सट्रीम डेमोक्रेसी, जहां सब रेस्ट्रेंट्स खत्म हो जाते हैं, टोटली लॉलेस, फुल राइट्स, एकदम कह सकते हैं भड़काऊ नेता को। ठीक है। तो एरिस्टोटल का कंपैरेटिव रैंकिंग ये था, मोनार्की सबसे बेस्ट, उसके बाद एरिस्टोक्रेसी, उसके बाद पॉलिटी, और परवर्टेड साइड में टिरेनी सबसे बेकार, उसके बाद ओलिगार्की, और सबसे कम बुरी जो है वो है डेमोक्रेसी। तो कहीं ना कहीं इसलिए कहा जाता है कि एरिस्टोटल ने डेमोक्रेसी को क्वालिफाइड सपोर्ट दिया, यानी लिमिटेड सपोर्ट, क्योंकि परवर्टेड फॉर्म्स में वो रिलेटिवली सबसे एक्सेप्टेबल थी। तो दोस्तों एक कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग आइडियल स्टेट और बेस्ट प्रैक्टिसेबल स्टेट में फर्क है। तो इसी संदर्भ में अब हम चर्चा करते हैं बेस्ट पॉसिबल और प्रैक्टिसेबल गवर्नमेंट। तो आइडियल टाइप्स में एरिस्टोटल ने मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी को बेस्ट माना, क्योंकि गुडनेस उनका प्राइमरी एम होता है। लेकिन प्रैक्टिकली
असली दुनिया में ऐसा वाइज और वर्चुअस मोनार्क मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए एरिस्टोटल का रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन था पॉलिटी और एरिस्टोक्रेसी का कॉम्बिनेशन, और यही सबसे प्रैक्टिसेबल कॉन्स्टिट्यूशन है। बेस्ट या आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन वही होगी जिसमें पॉलिटिकल पावर सिर्फ इक्विटी या प्रोपोर्शनल इक्वलिटी के प्रिंसिपल से नहीं, बल्कि करेक्ट स्टैंडर्ड ऑफ वर्च्यू और गुडनेस के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो। याद रखिए, पॉलिटी का मतलब है रूल बाय मैनी, इक्विटी अमंग सिटीजन्स, कॉमन गुड के इंटरेस्ट में। और एरिस्टोक्रेसी का मतलब है माइनॉरिटी जो मेरिटोरियस यानी कि योग्य हो, वर्चुअस और वाइज हैं, एंड जो मेजोरिटी को कह सकते हैं काउंटर बैलेंस करे जो शायद वर्चुअस ना हो। एरिस्टोटल का मानना था कि सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो नेचुरली द बेस्ट एवरीवेयर हो सकता है, लेकिन असल में हर जगह के लिए सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही मिक्स्ड मॉडल ही था। तो दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग और एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि है साइकिल ऑफ चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स। साइकिल ऑफ चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स, जिसमें हम बात करेंगे मोनार्की से लेकर टिरेनी और टिरेनी से लेकर एरिस्टोक्रेसी के बारे में। तो इसे एनाकाइलोसिस भी कहा जाता है। ऑल्दो ये टर्म ज्यादा पॉलीबियस से एसोसिएट होता है, लेकिन एरिस्टोटल के थॉट्स में भी ये कहीं ना कहीं साइक्लिकल पैटर्न में देखने को मिलता है। तो डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, साइकिल कुछ इस तरह चलता है। मोनार्की नॉर्मल फॉर्म से शुरू होती है, टाइम के साथ ये डीजनरेट होकर टिरेनी यानी कि परवर्टेड फॉर्म बन जाती है, जब राजा अपने सेल्फ इंटरेस्ट में रूल करने लगता है। और टिरेनी के अगेंस्ट एक रेबिलियन होता है चूजन फ्यू की, जो ओवरथ्रोन करते हैं टैरेनेट को और पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। ये बन जाती है एरिस्टोक्रेसी, जो कि नॉर्मल फॉर्म है। लेकिन एरिस्टोटल कहता है पावर एंड वर्च्यू कैन नॉट को एग्जिस्ट लंबे समय तक, मतलब पावर मिलने के बाद वर्च्यू टिकती नहीं। इसलिए इफेक्टिव कंट्रोल की एब्सेंस में एरिस्टोक्रेसी डीजनरेट होकर ओलिगार्की यानी कि परवर्टेड फॉर्म बन जाती है। चुनिंदा चंद रिच लोग अपने फायदे के लिए रूल करने लगते हैं। फिर लार्जर नंबर्स यानी मेजोरिटी रेबिलियन करते हैं ओलिगार्की के अगेंस्ट और अपना कंट्रोल ले लेते हैं, और ये बन जाती है पॉलिटी यानी कि नॉर्मल फॉर्म, एक बैलेंस्ड मैनी का कॉमन गुड वाला रूल। लेकिन समय के साथ पॉलिटी भी डीजनरेट हो सकती है, जब लार्जर नंबर्स अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना शुरू कर देते हैं। तो ये बन जाती है डेमोक्रेसी यानी कि अगेन परवर्टेड क्लास, या फिर कह सकते हैं परवर्टेड फॉर्म, जिसमें मेजॉरिटी सिर्फ अपने फायदे के लिए रूल करती है। और वहीं फाइनल स्टेज डेमोक्रेसी भी इवेंचुअली ओवरथ्रो हो जाती है एक सिंगल वर्चुअस मैन से, जो नई मोनार्क स्टैब्लिश करता है, और इसी के साथ साइकिल फिर से नए सिरे से शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि अरिस्टोटल यहां ये बताना चाहता है कि कह सकते हैं कि कोई भी सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट परमानेंट नहीं होती। पावर हमेशा एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में मूव करती है, जब तक कि उसमें प्रॉपर बैलेंस, प्रॉपर चेक्स ना हो। यही वजह है कि एरिस्टोटल पॉलिटी को इतना इंपॉर्टेंट मानता था, क्योंकि पॉलिटी ही इस साइकिल को ब्रेक करने का सबसे स्टेबल पॉइंट प्रोवाइड करती है, अगर उससे मेंटेन रखा जाए। तो ये था एक तरीके से साइकिल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए दोस्तों, अब मूव करते हैं इस एपिसोड के दूसरे बड़े हिस्से पर, जो कि है एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉर्ज सेंटियाना ने एरिस्टोटल के बारे में बहुत ही ब्यूटीफुल बात कही थी। इन एरिस्टोटल
The conception of human nature is perfectly sound. Every ideal has a natural basis and everything natural has an ideal development. मतलब एरिस्टोटल की ह्यूमन नेचर की समझ बिल्कुल सही, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। हर आइडियल का कोई ना कोई नेचुरल बेसिस होता है और हर नेचुरल चीज का एक आइडियल डेवलपमेंट होता है। एरिस्टोटल का मानना था कि पार्टिसिपेशन इन अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस मेक्स अ पॉलिस, यानी जस्टिस एक बारे में एक कॉमन समझ है, एक पॉलिस या पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाती है। इसलिए जस्टिस की प्रिंसिपल्स को डिफाइन करना पॉलिटिकल फिलॉसफी का सबसे सेंट्रल काम है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन समझना जरूरी है। प्लेटो ने जस्टिस को रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया था, जिसमें वो अपने समय के एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को बदलना चाहता था, जैसे उसका कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी वाला आइडिया, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया था। लेकिन एरिस्टोटल का अप्रोच कंजर्वेटिव था, वो एग्जिस्टिंग ऑर्डर को इंटैक्ट रखना चाहता था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ एक नई टर्म आती है जो कि है कंजर्वेटिज्म। इसका मतलब होता है एक पॉलिटिकल आउटलुक जो लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर का रिस्पेक्ट करता है, नए और अनटेस्टेड आइडियाज को डिस्करेज करता है और उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करने पर जोर देता है जो टेस्ट ऑफ टाइम पे खरे उतरते हैं, यानी टाइम की कसौटी पे सही साबित हुए हैं। एरिस्टोटल को इस कंजर्वेटिज्म का एक अर्ली एक्सपोनेंट यानी कि कह सकते हैं माना जाता है, और बाद में इसके मॉडर्न एक्सपोनेंट्स थे डेविड ह्यूम, एडमंड बर्क, जिसने कहा था अगर चेंज इनएविटेबल है तो उसे मिनिमम डिस्टरबेंस के साथ इंप्लीमेंट करो। और कंटेम्प्रेरी पीरियड में माइकल ओकेशॉट की हम बात कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस पर, जहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव, रेट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव जस्टिस के बारे में विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। तो एरिस्टोटल के जस्टिस के दो ब्रॉड सेंसेस हैं, जहां पर जनरल या फिर कह सकते हैं इथिकल सेंस और पर्टिकुलर या कह सकते हैं पॉलिटिकल सेंस। इथिकल सेंस में जस्टिस एक कंप्लीट वर्च्यू है, वो मोरालिटी का ही रूप है, सब अच्छी चीजों का समिशन। एरिस्टोटल का फेमस कोट है, रीजन एक वर्च्यू है और रीजनेबल कंडक्ट ही जस्टिस है। ट्रुथ एक वर्च्यू है और ट्रुथफुल होना ही जस्टिस है। मतलब वर्च्यू तब जस्टिस बन जाती है जब वो एक्शन में दूसरों के साथ डीलिंग्स में परफॉर्म हो। पॉलिटिकल सेंस में जस्टिस का मतलब है फेयरनेस, इनकम, वेल्थ, रिवॉर्ड्स, ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑफिसेज, पनिशमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में फेयरनेस होना जो इक्विटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड हो, प्रोपोर्शनल इक्वलिटी या कह सकते हैं अरिथमेटिक इक्वलिटी। तो अब एरिस्टोटल ने पर्टिकुलर जस्टिस को तीन मेन कैटेगरीज में बांटा है। डायग्राम आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। तो सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये लेजिस्लेचर का कंसर्न है, यानी जो कानून बनाता है उसका। इसका मतलब है ऑनर्स और वेल्थ का एलोकेशन। इसका बेसिक प्रिंसिपल है ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली, यानी इक्वल लोगों को इक्वल ट्रीट करो और अनइक्वल लोगों को उनके अकॉर्डिंग ट्रीट करो। एरिस्टोटल यहाँ एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है, कौन इक्वल है और कौन अनइक्वल है। ये डिसाइड करने के लिए उसने कहा प्रीवेलिंग कस्टम और कस्टमरी लॉ पे रिलाई करो। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मेरिट पे बेस्ड होता है। ओलिगार्की में मेरिट का मतलब वेल्थ है और एरिस्टोक्रेसी में वर्च्यू, और आइडियल स्टेट में भी वर्च्यू ही मेरिट है। इसको प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी कहते हैं, जिसका हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट करता है, उसकी प्रोपोर्शन में उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एरिस्टोटल ने डेमोक्रेट्स और ओलिगार्कीज को दोनों की डॉक्ट्राइन्स को एसिमिलेट करने की कोशिश की। डेमोक्रेट्स कहते हैं इक्वलिटी फ्री बर्थ से आता है, ईच विल काउंट फॉर वन एंड नो वन फॉर मोर देन वन। मतलब हर व्यक्ति एक समान वोट या वैल्यू रखता है,
ओलिगार्कीज कहते थे कि सुपीरियरिटी एक फील्ड में सुपीरियरिटी दूसरे फील्ड में भी रिफ्लेक्ट होती है। एरिस्टोटल का सॉल्यूशन था दोनों प्रिंसिपल्स को जस्टिस के अंडर सबऑर्डिनेट करना, तभी कंपैटिबिलिटी आ सकती है। तो दूसरा है रेट्रीब्यूटिव। रेट्रीब्यूटिव या कह सकते हैं करेक्टिव या रेक्टिफैक्टरी या रेमेडियल जस्टिस। तो ये जजिस का कंसर्न है, ये पनिशमेंट का इम्पोजिशन और डैमेजेस का पेमेंट देखती है। इसका प्रिंसिपल है फुल रेस्टोरेशन ऑफ लॉस। जो लॉस इनवॉलेंटरीली यानी कि बिना चाहे हुआ हो ट्रांजैक्शंस में, उसको पूरी तरह रिस्टोर करना चाहिए। यहाँ मेरिट का कोई रोल नहीं होता, सब लोगों को इक्वल मेरिट के साथ ट्रीट किया जाता है। ये अर्थमेटिक इक्वालिटी पे बेस्ड होती है, बिल्कुल सिंपल रेसिप्रोसिटी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। डू विद अदर्स व्हाट यू वुड डू विद योरसेल्फ। और तीसरा है कम्यूटेटिव जस्टिस। ये भी जजिस का ही एक कंसर्न है। इसका काम है वॉलेंट्री ट्रांजैक्शंस में, जैसे बाइंग सेलिंग या लेटिंग हायरिंग में, एक तरीके के गुड्स या सर्विसेज का कितना अमाउंट दूसरी तरह के गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट रिटर्न में दिया जाना चाहिए, ये डिटरमाइन करना। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है फुल इक्विवेलेंस, यानी दोनों चीजों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। दोस्तों, एरिस्टोटल अपनी निकोमैकियन एथिक्स में लिखता है, जस्टिस इज परफेक्ट वर्च्यू दैट इज डिस्प्लेड टुवर्ड्स अदर्स। देयर आर मैनी हु कैन प्रैक्टिस वर्च्यू इन देयर ओन प्राइवेट अफेयर्स बट कैन नॉट डू सो इन देयर रिलेशंस विद अनदर। मतलब बहुत लोग अपनी प्राइवेट लाइफ में वर्चुअस हो सकते हैं, लेकिन दूसरों के साथ रिलेशंस में जस्टिस दिखाना ही असली टेस्ट है वर्च्यू का। तो इसी सेगमेंट में अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। उसको हम डीप नॉलेज लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को थोड़ा और डीपली समझते हैं, क्योंकि ये एरिस्टोटल की पॉलिटिकल थ्योरी की बैकबोन है। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो ग्रुप स्टेट को सबसे ज्यादा गुड लाइफ की तरफ कंट्रीब्यूट करता है, वही सोसाइटी की ऑनर्स का सबसे ज्यादा लेजिटिमेट, क्या कह सकते हैं, क्लेमिनेट होता है। इसलिए उसने वर्चुअस माइनॉरिटी यानी एरिस्टोक्रेसी को सबसे डायरेक्ट और सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स देने का समर्थन किया, और लास्ट रिसोर्ट में एक एब्सोल्यूट डिवाइन मोनार्की को भी जस्टिफाई किया अगर कोई सुप्रीम वर्च्यू वाला व्यक्ति मिल जाए। तो वर्च्यू और वेल्थ के साथ एरिस्टोटल ने एक और क्राइटेरियन बताया, फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब था फ्री बर्थ और दूसरों पे डिपेंड ना होना, बिल्कुल इंडिपेंडेंस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में कंट्रीब्यूशंस के तीन मेजर यूनिट्स होते हैं। पॉपुलर क्लेम्स में नंबर्स मैटर करता है, और ऑलिगार्किक क्लेम्स में वेल्थ मैटर करता है, और एरिस्टोक्रेटिक क्लेम्स में वर्च्यू मैटर करता है। एरिस्टोटल का प्रिंसिपल ऑफ मीन इन तीनों, फ्यू, मैनी और रिच, के पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी को बैलेंस करता है, और ये बैलेंस एक प्योर या अनमिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मिलने वाले पार्टीशन प्रिंसिपल से कहीं ज्यादा सुपीरियर है। इनइक्वालिटी एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग तब पैदा होती है जब इक्वल्स को अनइक्वल ट्रीट किया जाए और अनइक्वल्स को इक्वल ट्रीट किया जाए। उसने माना कि इंडिविजुअल्स कैपेसिटीज, इंटरेस्ट और अचीवमेंट्स में डिफरेंट होते हैं, इसलिए डिजर्विंग और अनडिजर्विंग में डिस्टिंक्शन जरूरी है। एरिस्टोटल इक्वालिटी के प्रिंसिपल को काउंटर करता है इनइक्वालिटीज को जस्टिफाई करके। पहला रीजन, इक्वालिटी की डिमांड विश जैसी होती है, रियलिटी पे बेस्ड नहीं। और दूसरा रीजन, इक्वालिटी की मॉरल डिमांड भी स्पिरिट ऑफ मोरालिटी से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, जो मैन के अलग अलग स्टेशंस और फंक्शंस को कह सकते हैं प्रीसपोज करती हैं। कुछ लोगों की ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज होती हैं ओबीडियंस की, और कुछ के पास राइट्स और अथॉरिटी होती है। तो अब दोस्तों आते हैं इस एपिसोड के लास्ट मेजर थ्योरेटिकल टॉपिक पे, जो कि है रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। एरिस्टोटल बहुत कैटेगोरिकल यानी कि स्पष्ट था इस बात में कि एक
राइटली कॉन्स्टिट्यूट लॉ ही फाइनल अथॉरिटी होनी चाहिए। पर्सनल अथॉरिटी यानी किसी एक व्यक्ति का राज तब ही डिजायरेबल है जब लॉज को कॉडिफाई करना पॉसिबल ना हो सारे जनरल सिचुएशंस के लिए। एरिस्टोटल का एक फेमस कोट है, द रूल ऑफ लॉ इज प्रीफरेबल टू दैट ऑफ अ सिंगल सिटीजन इवन इफ इट बी द बेटर कोर्स टू हैव इंडिविजुअल्स रूलिंग, दे शुड बी मेड लॉ गार्जियंस और मिनिस्टर्स ऑफ द लॉज। मतलब चाहे इंडिविजुअल रूल करना बेहतर ऑप्शन लगे, फिर भी उनको लॉ का गार्जियन बनाया जाना चाहिए, डिक्टेटर नहीं। एरिस्टोटल का मानना था एक फ्री पॉलिटिकल रिलेशनशिप वही है जहां सब्जेक्ट अपना जजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह सरेंडर नहीं करता। रूलर और रूल्ड दोनों का एक डिफाइंड लीगल स्टेटस होता है। लॉ की पैशनलेस अथॉरिटी यानी बिना जज्बात के न्यूट्रल अथॉरिटी मजिस्ट्रेट को डिग्निटी देती है और सब्जेक्ट को भी कंसेंट से रूल होने की डिग्निटी देती है। यहाँ एरिस्टोटल प्लेटो की एक बहुत बड़ी गलती पॉइंट आउट करता है। प्लेटो ने अपनी स्टेट्समैन में कहा कि स्टेट एक फैमिली रिट लार्ज है, यानी बड़ा हुआ फैमिली जैसा। लेकिन एरिस्टोटल का कहना था कि पॉलिटिकल अथॉरिटी हाउस होल्ड अथॉरिटी से बिल्कुल अलग होता है। मास्टर स्लेव रिलेशन में स्लेव के पास खुद को रूल करने की रीजन ही नहीं होता। हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन रिलेशन भी अलग हैं। चाइल्ड अभी एडल्ट नहीं है, इक्वल ट्रीट नहीं किया जा सकता। और विमेन को एरिस्टोटल अपने समय के हिसाब से जो आज के कॉन्टेक्स्ट में क्लियरली प्रॉब्लमेटिक है, इंफीरियर मानता था। लेकिन पॉलिटिकल रिलेशनशिप सिर्फ इक्वल्स के बीच होती हैं। तो यहां पर जो है कुछ एलिमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के, जहां पर पहला है ये रूल जनरल या कॉमन इंटरेस्ट में होता है, ना कि किसी फैक्शन या टेरेनेट के इंटरेस्ट में। और दूसरा, ये लॉफुल होता है, गवर्नमेंट जनरल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलता है, आर्बिट्री डिक्रीज से नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। और तीसरा और आखिरी, ये विलिंग सब्जेक्ट का कंसेंट से रूल होता है, फोर्स से बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए एरिस्टोटल का कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल डेफिनेशन था, एक कॉन्स्टिट्यूशन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिसेज इन अ स्टेट बाय विच द मेथड ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज फिक्स्ड, the sovereign authority is determined and the nature of the end to be pursued by the association and all its members is prescribed। मतलब ऑफिस का ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड, सोवरन अथॉरिटी कौन है और एसोसिएशन का फाइनल गोल क्या है, ये सब डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। एरिस्टोटल ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी दिया कि प्लेटो की तरह उसने भी लॉज को विजडम एक्यूमुलेटेड ओवर जनरेशंस माना, कस्टम्स के थ्रू, चाहे लिखी हुई हो या अनरिटन। उसने कहा एक्सपीरियंस मस्ट रिप्रेजेंट अ जेन्युइन ग्रोथ इन नॉलेज, थ्रू दिस ग्रोथ रजिस्टर्स इटसेल्फ इन कस्टम रेदर देन इन साइंस। और पब्लिक ओपिनियन को भी जस्टिफाइबल स्टैंडर्ड इन पॉलिटिक्स तक माना गया। एरिस्टोटल प्लेटो से यहां भी डिफरेंट था। उसने माना कि कलेक्टिव विजडम ऑफ द पीपल सबसे वाइज रूलर या लेजिस्लेचर से भी सुपीरियर होता है, क्योंकि द रीजन ऑफ द स्टेट्समैन इन अ गुड स्टेट कैन नॉट बी डिटैच्ड फ्रॉम द रीजन एम्बेडेड इन द लॉ एंड कस्टम ऑफ द कम्युनिटी ही रूल्स। तो दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग हर कॉन्स्टिट्यूशन में 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, डेलिब्रेटिव, ऑफिशियल या मैजिस्टेरियल और जुडिशियल। डेलिब्रेटिव ब्रांच के 4 फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है फॉरेन पॉलिसी, वॉर पीस और अलायंसेस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना। दूसरा है लॉज बनाना और इंटरप्ट करना। तीसरा है सर्वर पेनल्टीज देना, जैसे डेथ, एक्साइल या प्रॉपर्टी कन कह सकते हैं कन्फिस्केशन। मजिस्ट्रेट्स का इलेक्शन और उनका एग्जामिनेशन उनके टर्म खत्म होने पे। तो एरिस्टोटल ने डेलिब्रेटिव ब्रांच को सबसे कंप्रहेंसिव पावर्स दिए, क्योंकि ये सबसे सुप्रीम माना जाता है।
ये मजिस्ट्रेट्स और कोर्ट्स को कंट्रोल करती थी, उनके फंक्शंस रेगुलेट करने वाले लॉज के थ्रू, और जुडिशियल एग्जीक्यूटिव मैटर्स डिसाइड करने की पावर भी रखती थी। दोस्तों, देखो जरा, क्या ये स्ट्रक्चर आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी से मिलता है? बिल्कुल। आज भी लेजिस्लेचर, जैसे हमारी लोकसभा और राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेसी, और जुडिशरी यानी कि कोर्ट्स, यही तीन ऑर्गन्स होते हैं। एरिस्टोटल ने ऑलमोस्ट 2300 साल पहले ही ये बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया था, सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक प्रिमिटिव लेकिन फाउंडेशनल आइडिया। तो चलिए दोस्तों, एक क्विक कंपैरेटिव टेबल देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होगा। प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस एब्स्ट्रैक्ट, फिलोसॉफिकल और रेडिकल थी। ये इंडिविजुअल सोल पर और पॉलिस की परफेक्टनेस पे फोकस्ड थी। पॉलिस में हर व्यक्ति अपनी ड्यूटीज अपनी बेस्ट एबिलिटीज और कैपेसिटीज से परफॉर्म करे, ये ड्यूटी बेस्ड अप्रोच थी, और ओवरऑल ये मोरल, स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल थी। वहीं एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस फॉर्मल भी थी और प्रैक्टिकल भी। पॉलिटिकल जस्टिस थी, राइट और मॉरल और एथिकल एक्शंस पे बेस्ड, वर्च्यू इन एक्शन पे बेस्ड और फेयरनेस पे बेस्ड। डिस्ट्रीब्यूटिव और करेक्टिव जस्टिस इक्वालिटी और इक्विटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड, ये राइट बेस्ड अप्रोच थी, और ओवरऑल मॉरल, प्रैक्टिकल और लीगल तीनों था। तो दोस्तों, सिंपल शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं तो प्लेटो ज्यादा आइडियलिस्ट था, एरिस्टोटल ज्यादा रियलिस्ट था। प्लेटो चाहता था सोसाइटी को रेडिकली ट्रांसफॉर्म करना अपनी विजन के अकॉर्डिंग, जबकि एरिस्टोटल एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को रिफाइन करना चाहता था, उन्हें बेटर बनाने की कोशिश करता था। तो चलिए एक बहुत ही फास्ट रिवीजन राउंड करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में सेट हो जाए। तो सबसे पहला जो आज हमने सीखा इस एपिसोड में, वो है कॉन्स्टिट्यूशंस क्लासिफाई होते हैं दो क्राइटेरिया पे, रूलर्स की संख्या, वन, फ्यू और मैनी पर, और रूल किसके इंटरेस्ट में है, कम्युनिटी या सेल्फ। दूसरा, ट्रू फॉर्म्स जहां पर मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी, और परवर्टेड फॉर्म्स जहां पर टेरेनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी के बारे में समझा। तीसरा, पॉलिटी का कोर आइडिया है मिडिल क्लास की डोमिनियंस, स्टेबिलिटी के लिए। और चौथा, बेस्ट प्रैक्टिसेबल कॉन्स्टिट्यूशन है पॉलिटी और एरिस्टोक्रेसी का कॉम्बिनेशन। पांचवा, गवर्नमेंट एक साइकिल में चेंज होती है, मोनार्की से टेरेनी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, पॉलिटी, डेमोक्रेसी और वापस से मोनार्की। छठा, हमने देखा थ्योरी ऑफ जस्टिस जहां पर जनरल और एथिकल सेंस वर्सेस पर्टिकुलर या पॉलिटिकल सेंस के बारे में चर्चा करी। पर्टिकुलर जस्टिस के थ्री टाइप्स जहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव और रेट्रीब्यूटिव और कह सकते हैं कम्यूटेटिव हमने समझे। और सातवां हमने चीज देखी रूल ऑफ लॉ जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनली बेस्ड ऑर्डर, थ्री एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करी, कॉमन इंटरेस्ट, लॉफुलनेस और कंसेंट। और आठवां था कॉन्स्टिट्यूशन के तीन ऑर्गन्स जहां पर डेलिब्रेटिव, मैजिस्टेरियल और जुडिशियल। तो बहुत बढ़िया, अगर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो समझ लीजिए आज का ये टॉपिक, ये एपिसोड आपने फुली ग्रैप्स कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने एरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक बहुत ही रिच और डिटेल्ड पोर्शन कवर किया, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करके मिडिल क्लास थ्योरी, परवर्टेड फॉर्म, साइकिल ऑफ चेंज और फाइनली उसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस और रूल ऑफ लॉ तक। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको सिर्फ डेफिनेशंस ना रटाऊं, बल्कि कंसेप्ट्स को लॉजिक के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊं, ताकि ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में परमानेंटली बैठ जाए, एग्जाम में भी काम आए और जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, यानी गवर्नमेंट्स में इनस्टेबिलिटी क्यों आती है और उसको प्रिवेंट करने के लिए एरिस्टोटल क्या सॉल्यूशंस देता है। साथ ही हम एरिस्टोटल की कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे स्लेवरी पर उसका व्यू पॉइंट और उसकी ओवरऑल लेगेसी भी डिस्कस करेंगे, जिससे हम इस एरिस्टोटल वाले चैप्टर को
क्लोज कर सकें और आगे बढ़ सकें अगले थिंकर यानी मकियावेली की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपनी क्लास व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। किसी एक स्टूडेंट की भी मदद हो जाए तो हमारा चैनल बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा और क्यों, मिडिल क्लास थ्योरी या साइकिल ऑफ चेंज या थ्योरी ऑफ जस्टिस। और अगर कोई डाउट हो वहां भी लिख देना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और एक बार फिर से, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशंस मिस ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इतने ध्यान से पूरा एपिसोड देखने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। इसी तरह सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ाई विद गुरुचिला के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।